हेलो, गुड इवनिंग सभी को। अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का पहला अध्याय मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय और मृदा का निर्माण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने मृदा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और इसका एक छोटा सा टॉपिक जो पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, पर टाइम पूरा होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। भू पपड़ी, तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो भू पपड़ियाँ होती है वो ऊपरी परत होती है और इसका क्या होता है, शैलों से मिलकर बना होता है। ये जो निर्माण होता है वो शैलों से मिलकर बना है, जिसके संगठन यानी कि जो शैल है, शैलों का जो संगठन है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज होते हैं। तो पूछे कि शैल किससे मिलकर बने होते हैं, शैलों का संगठन क्या होता है, तो इसका संगठक एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज है, जिसे क्या कहते हैं, इस स्तर को Cl भी कहते हैं। यानी कि शैल है, शैलों का संगठन एल्यूमिनियम सिलिकेट है और इसको Cl भी कहते हैं। Cl के ठीक नीचे मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट खनिजों से बनी जो सतह है समय होती है। अब जो एल्यूमिनियम सिलिकेट है इसको बोलते हैं अपने, इसका नाम Cl भी कहा जाता है इसको, और शैल भी कहा जाता है। और इसके जो ठीक नीचे परत होती है, इसके नीचे का जो स्तर होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, अगर एल्यूमिनियम सिलिकेट है फिर तो वो Cl कहलाएगी, अगर मैग्नीशियम सिलिकेट है तो फिर वो समय कहलाती है। तो इस तरीके से भू पपड़ी है जो वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना चट्टान के बारे में, चट्टानों के बारे में जो है कि जो चट्टानें किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कौन कौन सी चट्टानें हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या इसका संगठन होता है, तो उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। चट्टान रॉक्स, तो चट्टान अपने को पहले भी पता है, इसके अंदर पड़ा मृदा के अंदर की चट्टान का जो निर्माण है वो जैसे लावा वगैरह ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटने से जो उसमें से लावा निकलता है, तो लावा के ठंडा हो जाने पर जमने के बाद चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। और उसमें जो खनिज तत्व है उन्हीं के आधार पर जो चट्टानें हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। जिस प्रकार के उसके अंदर खनिज पदार्थ होंगे, रासायनिक पदार्थ होंगे, उसी प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। ये चट्टान की परिभाषा आ जाएगी। एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई ठोस पिंड को चट्टान कहते हैं। चट्टानों का भौतिक रासायनिक संगठन उसमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों पर निर्भर करता है, यानी कि उसमें किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों के आधार पर ही चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। एक खनिज से बनी चट्टान का उदाहरण लाइमस्टोन है, जो कैल्साइट खनिज से मिलकर बनी है। ग्रेफाइट कई खनिजों से मिलकर खनिज चट्टान है। तो ये चट्टानों के उदाहरण आ जाएंगे, उनके नाम आ जाएंगे। प्रत्येक चट्टान की निश्चित विशेषता, जैसे संरचना किस प्रकार की होगी, उसका रंग कैसा होगा, घनत्व कैसा होगा, टूटना और खनिज संगठन होती है। तो ये चट्टानों की विशेषताएं हैं। उसकी संरचना किस प्रकार की होगी, तो वो उसके अंदर जो खनिज पदार्थ उन पे डिपेंड करता है। रंग काली होगी, भूरी होगी, सफेद होगी वो विशेषता। घनत्व कितना होगा, उसके बाद टूटनी है, टूटने के बाद किस प्रकार के कणों में वो परिवर्तित होती है, और खनिज संगठन उसके अंदर किस प्रकार का है, कौन कौन से खनिज तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। तो उसके बाद चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों को उत्पत्ति संरचना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, यानी कि 3 भाग हैं। 3 भागों के अंदर चट्टानों को बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उसका निर्माण कैसे हुआ और उसकी संरचना कैसी है, इनके आधार पर 3 वर्गों के अंदर चट्टानों को बांटा गया है। ये चट्टानों का वर्गीकरण है। तो 3 मुख्य जो चट्टानें हैं वो आप देख रहे हो ऊपर। आग्नेय चट्टानें हैं, जो मुख्य जो मूल चट्टान है, जिसको यही बोलते हैं कि सभी चट्टानों की माता है, जन्मदात्री है, वो आग्नेय चट्टानें। उसके बाद अवसादी चट्टानें, और उसके बाद है रूपांतरित चट्टानें। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं चट्टानों के, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। उसके बाद आग्नेय उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की है, आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। और उसके बाद ये रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेयों के प्रकार हैं, अम्लीय, सामान्य और बाष्मिक। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। चट्टानों का आग्नेय चट्टानें हैं, यानी कि जो सभी चट्टानों की जन्मदात्री होती है, माँ होती है, आग्नेय चट्टानें। ये आगे 2 प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टानें और बाह्य आग्नेय चट्टानें हो जाएंगी।
आंतरिक का मतलब अगर जो लावा निकलता है जमीन में से, जो भूमि में से लावा निकलता है, अगर वो उस पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम गया, यानी कि उसके अंदर ही रह गया, तो आंतरिक चट्टाने हैं। अगर वो बाहर आकर जमता है, पृथ्वी से बाहर निकल के जमता है, तो वो हो जाएगी बाह्य चट्टाने। उसके बाद रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय, यानी कि इसमें सिलिका की मात्रा कितनी का है उसके आधार पर फिर सामान्य और बाष्पीय चट्टाने। और ये अवसादी है, अवसादी आग्नेय से मिलकर ही बनती है, और जो रूपांतरित है वो आग्नेय और अवसादी का मिला जुला रूप होता है रूपांतरित चट्टाने। तो आगे देखते हैं अपने, ये जिस तरीके से मृदा का निर्माण करने वाली चट्टानों का प्रदर्शन है कि लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद ये अपने चट्टानों की, अगर ये लावा इस पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाता है, जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो आंतरिक आग्नेय चट्टाने हैं। और अगर ये बाहर निकल के जमता है, ऊपर पृथ्वी के जमता है, तो ये बाह्य आग्नेय चट्टाने हो जाएंगी। ताप के कारण पिघले हुए लावा के पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसी परिभाषा हो जाएगी आग्नेय चट्टाने की, कि ताप के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण पिघले हुए लावा पिघल जाता है जो इस पृथ्वी के अंदर होता है। पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर, या तो पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा बाहर की सतह के, या उसके अंदर ही ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जो चट्टानें सबसे पुरानी अन्य चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो प्राथमिक, ये भी लिखा सकता है कि प्राथमिक चट्टान की परिभाषा लिखो, तो इसका मतलब यही है कि अपने को आग्नेय चट्टान की परिभाषा ही लिखनी है। थल मंडल पर लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों से बना होता है। अब जो थल मंडल है, जो जिसमें चट्टानें पाई जाती हैं, जो लगभग चट्टानें हैं, उसमें 95% तक की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं, बाकी की 5% है वो अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के अंदर आती हैं। अब आग्नेय चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो अपने बड़ा उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की थी, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब जो ज्वालामुखी है उसमें से जो लावा निकला वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम गया, तो वो आंतरिक चट्टानों का रूप ले लिया, और जो बाहर निकल के जमा वो बाह्य चट्टानों का रूप ले लिया। आग्नेय ज्वालामुखी के उद्गार का लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो उन्हें आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यह चट्टान धीरे धीरे ठंडी होकर क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेती है। तो ये इसके उदाहरण आ जाए, ग्रेनाइट है, क्वार्टर्स है, डायोराइट है, सिएनाइट है। उसके बाद है बाह्य आग्नेय चट्टानें। ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लावा सतह के बाहर आता है और ठंडा होकर शीघ्र ही ठोस पिंड का रूप धारण कर लेता है। बाह्य आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। उदाहरण बेसलाइट है, रायोलाइट है। रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 वर्गों में अम्लीय, सामान्य और बाष्पीय। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा ध्यान रखनी है, बस अपने को जब अंतर करेंगे तो सिलिका इसमें 65 से 85% होती है अम्लीय आग्नेय चट्टानों में, और इसके अंदर जो है वो 55 से 65 होती है। 65 से 85, 55 से 65 माध्यमिक, जो सामान्य बोलते हैं इसको, और जो बाष्पीय है जो थोड़ी क्षारीय प्रकृति की आ जाएगी वो 45 से 55। तो ये 45 से 55, ये 55 से 65 और ये 65 से 85। तो इस तरीके से याद रख लेना। बाष्पीय है 45 से 55% है सिलिका की मात्रा, और जो माध्यमिक है या सामान्य है वो 55 से 65, और जो अम्लीय है वो 65 से 85। उसके बाद आग्नेय चट्टानों की विशेषता कि इसमें अंदर क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से गुण इसके अंदर पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। इन चट्टानों में परतों का अभाव रहता है, यानी कि परतें नहीं होती। ठीक है, परत समझ गए होगे आप, जिस तरीके से परतें होती हैं तो परत रहित होती है, अर्थात ये सतरहीन होती है। ये क्रिस्टलीय होती है, यानी कि दानेदार होती है संरचना इसकी, परंतु क्रिस्टलों की संख्या एवं स्वरूप अनिश्चित होता है। इनमें गोल कणों का अभाव रहता है, परंतु अपक्षय यानी कि टूटने के बाद या टूटने के दौरान टूटने से गोल कण का निर्माण होता है। ये चट्टानें सघन, अति कठोर एवं संगठित होती, यानी कि जुड़ी हुई बहुत ही कठोर जो कण है वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, कठोर चट्टान के अंदर ये होती है। उसके बाद चट्टानों के आगे दे रखे अपने को प्रकार मुख्य आग्नेय चट्टानों हैं जो, तो इनमें कौन कौन सी मुख्य आती है, उदाहरण है इसके। मुख्य आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट है। जो चट्टानें कठोर, क्रिस्टलीय,
मोटे दाने वाली, अम्लीय तथा सपुंजित होती है, यानी कि इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं इनके जो क्रिस्टल हैं। इनका रंग हल्का होता है, इनके दाने चमकदार होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ये फेल्सपार, माइका, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड एवं ओथोक्लेज चट्टानों से बनती है। तो ये ग्रेनाइट आ जाए। ग्रेनाइट की विशेषता ये क्या होता है, कठोर होती है, क्रिस्टलीय मोटे दाने वाली होती है, अम्लीय होती है, सपुंजित होती है, इनका रंग हल्का होता है, दानेदार जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, अम्लीय प्रकृति की होती है। इतना से इसके अंदर ध्यान रखना अपने को ग्रेनाइट के अंदर। उसके बाद है बेसाल्ट है, जो ये उसी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। दूसरा बेसाल्ट, ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती है, यानी कि इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। इनका रंग गहरा होता है, पीछे अपने पढ़ा कि इनका रंग हल्का होता है, इसमें रंग आ जाएगा गहरा। अधिक गहरे रंगों में गहरे हरे से लेकर काले रंग में पाई जाती है। तो इसका जो रंग है वो गहरे हरे से लेकर काले रंग के अंदर पाई जाती है। आमतौर पर इसका रंग गहरा भूरा या काला होता है, कुछ हरे, भूरे एवं नीले रंग भी के अंदर भी ये पाई जाती है। बेसाल्ट कठोर दानेदार होती है, जो बाष्मिक प्रकृति की होती है, यानी कि बाष्मिक मतलब थोड़े क्षारीय प्रकृति की होती है, बाष्मिक प्रकृति की। और जो ग्रेनाइट है वो अपने पीछे पड़ी वो अम्लीय प्रकृति की होती है। तो दोनों के अंदर अपने को अंतर देखकर पढ़ना है कि उसके अंदर क्या था और इसके अंदर क्या है। ग्रेनाइट के अंदर तो मोटे दाने वाली, इसमें वो सूक्ष्म दानेदार होती है, उसका रंग हल्का होता है। इसका रंग क्या होगा, गहरा हरा होता है या गहरे भूरे हरे से काले रंग के अंदर होती है। ये बाष्मिक प्रकृति की होती है बेसलाइट है जो, और जो ग्रेनाइट है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। उसके बाद है अवसादी चट्टानें, जो चट्टानों का दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। यानी कि बनी तो ये आग्नेय चट्टानों से ही है। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय हुआ, यानी कि वो टूटी किसी न किसी माध्यम से, जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से वो टूट गई, अपघटित होगी। तो उसके टूटने के बाद क्या होता है कि ये अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, यानी कि टूटने के बाद चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वो जमा होने लगती हैं, जमा हो जाती हैं। तो वहां पे जो चट्टानों का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण जल एवं वायु द्वारा होता है, इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं, यानी कि जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है या फिर वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है आग्नेय चट्टानें टूटकर, तो वहां से अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद इसकी विशेषताएं, जो चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें थी जो वो परतों के रूप में नहीं थी, सतरहीन थी, लेकिन इसके अंदर परतें पाई जाती हैं। पौधों एवं जीव जंतु के अवशेष पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं, कठोर होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो जीव जंतु है, जैसे अपने जीवाश्म पदार्थ पड़ा था वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की परतों में होते हैं, यानी कि छोटे कण होते हैं, जो छोटे क्रिस्टल होते हैं वो ऊपर के ऊपर रहते हैं, और जो बड़े होते हैं वो नीचे की परतों में पाए जाते हैं। अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये छिद्रदार एवं कोमल होती है, यानी कि जो अन्य चट्टानें, जैसे पीछे अपनी चट्टानें पड़ी आग्नेय चट्टानें, वो कठोर थी, संगठित थी, लेकिन ये क्या है, छिद्रदार होती है और कोमल होती है। उसके बाद मुख्य अवसादी चट्टानें हैं, इसके उदाहरण है कौन कौन से। तो पहले अपने को दे रखा है चूना पत्थर। चूना पत्थर कौन सी है, ये अवसादी चट्टान के अंदर आता है चूना पत्थर। यह एक महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान है। चट्टानें सीप, घोंगा, मूंगा एवं पौधों से बनती है। खनिजों के मिश्रित होने के कारण इसका रंग सफेद से लेकर भूरे एवं धूसर से लेकर काले रंगों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की मात्रा, जो अपने अम्लीय मृदा को सुधारने के टाइम अपने प्रयोग में की थी, कैल्शियम कार्बोनेट, वही उसकी मात्रा 40% से 98% होती है। इसलिए नमक अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद है बालू पत्थर। यह पत्थर बालू से बनता है। इसमें मुख्यतः से क्वार्ट्ज खनिज के कण, सिलिका, लोहा, ऑक्साइड और चूने से संयोजित होते हैं। इन चट्टानों को सतह खुरदरी होती है। इसका रंग काला, पीला, गुलाबी, धूसर और लाल से मिलता है। जब चट्टानें स्तरित होती हैं, इनकी मोटाई सेंटीमीटर से मीटरों तक पाई जाती है। उसके बाद रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का, ठीक है, दोनों का मिश्रण रूप आग्नेय व अवसादी।
चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन की उपरांत बनी चट्टान को रूपांतरित चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय अवसादी चट्टानों के मूल रूप में, यानी कि जो उनका मूल रूप था, आग्नेय और अवसादी का जो मूल चट्टानें थी, उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ या फिर भौतिक परिवर्तन हुआ, जिसके बाद जो है वो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हो जाता है। चट्टानों में यह परिवर्तन जल दाब एवं ताप के प्रभाव के कारण होता है। जल की दाब पड़ती है, टूटती है चट्टानें, या फिर वायु की दाब पड़ती है, या फिर ताप के प्रभाव के कारण ये चट्टानें जो है वो रूपांतरित चट्टानों के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। अब ये भी अपने को दो प्रकार की दे रखे हैं, शलित चट्टानें। इन चट्टानों में होने वाली इस शल्किन एक भौतिक दशा होती है। इसके अंतर्गत खनिज प्लेटनुमा, यानी कि जो चट्टानें होंगी ये रूपांतरित चट्टानें, इसमें शल्कित है, उसमें क्या होगी, तो इसके अंदर जो खनिज होंगे वो प्लेटनुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं, दानेदार होती है ये, और इनके उदाहरण नीस, मैग्नेटाइट, शिस्ट इत्यादि हैं। यानी कि जो खनिज पाए जाएंगे प्लेटनुमा होंगे और दानेदार होंगी। उसके बाद है अशल्कित चट्टानें। इनमें पाए जाने वाले सभी खनिजों के अवयव प्राय समान विमाओं वाले होते हैं। यानी कि अशल्कित के अंदर जो खनिज पाए जाएंगे, जो खनिज तत्व पाए जाएंगे वो समान विमाओं वाले होते हैं, और इसमें जो खनिज होंगे वो प्लेटनुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनमें डोलोमाइट के अतिरिक्त क्वार्टाइज्ड अत्यंत कठोर एवं संगमरमर मध्यम कठोर अशल्कित चट्टानों के उदाहरण हैं। तो ये इसके अशल्कित के उदाहरण आ जाएंगे और ये शल्कित चट्टानों के उदाहरण आ जाएंगे। उसके बाद है विशेषता। जो चट्टानें प्राय अत्यंत कठोर एवं आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार होती है। जो शल्कित एवं अशल्कित दोनों प्रकार की होती हैं। जो चट्टानें क्रिस्टलीय होती है, यानी कि दानेदार होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही चट्टानों के बारे में। आगे जो मुख्य चट्टानें हैं वो अपने आगे की वीडियो के अंदर उसको अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक कमेंट के रूप में ज़रूर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। शुभ दिन, धन्यवाद।